हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हमारा नया टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो हम पहला जो पॉइंट देखेंगे वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी। तो पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। बायो, इसका मीनिंग लाइफ होता है, बराबर है, और डाइवर्सिटी इसका मीनिंग होता है वेराइटी। इसका मीनिंग होता है वेराइटी। तो अगर हम ये दो वर्ड के मीनिंग से अगर बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन करने जाते हैं तो कैसे करेंगे? सिंपल है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वेराइटी प्रोड्यूस इन द लाइफ दैट नोन एज द बायोडाइवर्सिटी। वेराइटी प्रोड्यूस और फॉर्म इन लाइफ दैट नोन एज द बायोडाइवर्सिटी। अब वेराइटी क्यों? देखिए, हमारे आजू बाजू में कितने सारे स्पेसीज है, लेकिन हर स्पेसीज अलग अलग है। यहाँ तक कि सेम स्पेसीज भी अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल हॉर्स लेते हैं तो हॉर्स स्पेसीज में कई तरह के वेराइटीज हमको मिल जाएंगे, बराबर है। अगर हम फिश लेते हैं तो फिश में भी हमको कई तरह की वैरायटी मिलती है। तो ये सेम स्पेसीज में इतने सारे वैरायटी, तो यही है बायोडाइवर्सिटी। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फिश में जितने भी फिश होते हैं वो अपने आप को रेस्पिरेशन करने के लिए जो ऑर्गन डेवलप किया रहता है वो है गिल, एक्सटर्नल इंटरनल गिल। गिल के द्वारा वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन इसमें भी एक वेराइटी फॉर्म होगी, वो है व्हेल फिश। ये व्हेल फिश में लंग्स होता है, गिल नहीं होते। अरे, दोनों में वेराइटी आ गई, ये कैसा हो गया? बाकी सभी फिश में तो गिल होते हैं, फिर लंग्स वाला ये व्हेल ही कहाँ से आ गया, जबकि ये तो फिश है। लेकिन यही तो है कि सेम स्पेसीज में कई तरह के वेराइटी प्रोड्यूस होना, और उसी की स्टडी जब हम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और यही आज हमारा टॉपिक है। जो लाइफ, जो स्पेसीज इकोसिस्टम में डेवलप हो रहे हैं, वो स्पेसीज खुद को इस तरह से वेराइटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि वो आगे के जनरेशन के लिए या अपने नेचर के हिसाब से, इकोसिस्टम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके। ये हो गया बायोडाइवर्सिटी। पर इनको क्यों जरूरत पड़ी इन सब चीज़ों की? क्या जरूरत पड़ी इन लोगों को ये बायोडाइवर्सिटी करने की? तो इन स्पेसीज को ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट ऑफ फूड चाहिए था, और वो फूड के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए उनको इस तरह से वेराइटी डाइवर्सिटी करना जरूर हो गया। एक स्पेसीज को अगर वहाँ पे होने वाले पॉपुलेशन में किसी तरह से फूड का सप्लीमेंट कम हो रहा है और फूड के लिए उन लोगों को आपस में इस तरह से फाइट करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, सर्वाइव करने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तब वही स्पेसीज ने क्या किया है? अपने आप में इस तरह से वेराइटी प्रोड्यूस किए ताकि उन लोगों को इस तरह के स्ट्रगल से निकल के एक अच्छा खासा लाइफ सर्वाइव करने के लिए मिल जाए। इसलिए उन्होंने अपने आप में वैरायटी प्रोड्यूस की। इसमें कई स्पेसीज ऐसे होते हैं जो 6-6 महीने तक बिना कुछ खाए एज इट इज कंडीशन में रह सकते हैं। तो कई ऐसे हैं कि लमसम उन्होंने पानी पी लेते और कई महीनों तक वो बिना पानी पिए रह सकते हैं। तो ये जो वेराइटी उन्होंने अपने आप में डेवलप की है वही है बायोडाइवर्सिटी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? तो चलो हम अब आगे वन बाय वन बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट देखते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा। बायोडाइवर्सिटी ये जो वर्ड है, ये वर्ड पहली बार जिस साइंटिस्ट ने दिया, जब वो साइंटिस्ट इकोसिस्टम की स्टडी कर रहा था, तब उसने पहली बार उस वर्ड का इस्तेमाल किया। वो साइंटिस्ट का नाम है वॉल्टर जी रोसेन, और इस साइंटिस्ट ने 1985 में पहली बार बायोडाइवर्सिटी ये वर्ड का इस्तेमाल किया, ये वर्ड दिया। लेकिन ये जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, ये वर्ड लोगों तक पहुंचाया उस साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड। साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड विल्सन। इन्होंने 1992 में बायोडाइवर्सिटी का वर्ड लोगों तक पहुंचाया, उसको लोगों को बताया। नाम दिया किसने?
वॉल्टर ने। लोगों तक पहुंचाया किसने? एडवर्ड ने। 1985 में नाम दिया गया, लेकिन 1992 में ये लोगों तक पहुंचाया गया। अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें कितने लेवल्स होते हैं? तो इसमें 3 लेवल्स होते हैं। तो हम देखेंगे 1 बाय 1। हम देखेंगे 1 बाय 1 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नंबर 1 वो है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। वो वर्ड है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। दूसरा है स्पेसीज डाइवर्सिटी। दूसरा है स्पेसीज डाइवर्सिटी। और नंबर 3 है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये 3 तरह के लेवल्स हैं और वो कौन से हैं? तो हम देखेंगे 1 बाय 1। पहला है अल्फा डाइवर्सिटी, दूसरा है बीटा डाइवर्सिटी एंड तीसरा है गामा डाइवर्सिटी। दिस इज द लेवल ऑफ biodiversity. One is the genetic biodiversity, second is the species diversity, third is the ecological diversity, and their ecological diversity also divided into 3: alpha diversity, beta diversity and gamma diversity. Now let's continue this type of levels. तो हम ये कंटिन्यू करते हैं तीनों लेवल, जिसमें हमारा पहला जो लेवल है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब ये जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? हाँ, इसमें वर्ड जेनेटिक आया मतलब सीधा सीधा इसका मीनिंग है जीन से। हाँ, जीन से, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी जीन डाइवर्सिटी। अब मैंने आपको एग्जांपल बताया था किसका? फिश का। दूसरा मैंने एग्जांपल बताया था हॉर्स का। तो अगर हम हॉर्स का एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो हर हॉर्स में अलग अलग वैरायटी होती है और वो अलग अलग वैरायटी वाले हॉर्स अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। लेकिन ये कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने स्पेसीज में जीन डिफरेंस डाल दिए, जिसकी वजह से उनमें इस तरह के डिफरेंस आ गए, वैरायटी आ गई। कोई हॉर्स अलग पावर रखता है, कैपेसिटी रखता है, कोई हॉर्स अलग पावर कैपेसिटी रखता है। तो ये कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने अपने जीन में इस तरह से डिफरेंस ला दिए, जेनेटिक चेंज कर दिए, जिसकी वजह से उनमें इस तरह की वेराइटीज प्रोड्यूस होगी उससे। और एग्जाम्पल अपना कौन सा था? फिश का। देखिए, मराइन में रहने वाले फिश अलग और फ्रेश वाटर में रहने वाले फिश अलग। दोनों फिश में अलग अलग तरह के वेराइटी हमें मिलती है तो फिश ही, लेकिन इतनी सारी वेराइटी फिश की क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपने जीन में इस तरह का डिफरेंस कर दिए और इस तरह से हमको जितने डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर्म हो गई है, अलग अलग तरह के जीन उनमें डिफरेंशिएट होते गए, जिससे वो मिलते गए। दूसरा एग्जांपल हम मंकी में देखेंगे। देखिए कितने सारे मंकी अवेलेबल है, वो सभी मंकी ने अपने आप में जेनेटिक डिफरेंस कर लिए, वेराइटी प्रोड्यूस कर लिए और हो गया जेनेटिक डाइवर्सिटी। वो क्या हो गया? जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वो है स्पेसीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पेसीज डाइवर्सिटी। अब स्पेसीज वर्ड आया तो बात जरूरी है कि ये स्पेसीज के बारे में होगा। हाँ, तो देखिए कितने सारे 1.5 बिलियन स्पेसीज अवेलेबल है अर्थ पे। कितने? 1.5 बिलियन स्पेसीज अवेलेबल अर्थ में। उसमें तो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है, उसमें इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है। और हम सिर्फ इंसेक्ट कैटेगरी अगर देखने जाते हैं तो इसमें कितने सारे स्पेसीज हमें मिलेंगे, जिसके हम एग्जांपल देने जाए तो मॉस्किटो भी आता है, ड्रैगन फ्लाई भी आता है, हाउस फ्लाई भी आता है, हनी बी भी आती है। तो ये सभी क्या हो गए? इंसेक्ट है, लेकिन ये सभी अलग अलग स्पेसीज है। तो इनको ऐसी ज़रूरत पड़ रही कि इन्होंने अपने स्पेसीज ही डाइवर्ट कर लिए, वेराइटी प्रोड्यूस कर ली। देखिए फ्रॉग
कई तरह के फ्रॉग होते हैं जिसमें कलर अलग अलग होता है, शेप अलग अलग होता है, और साथ में कई फ्रॉग ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, कई फ्रॉग ऐसे होते हैं जो उड़ सकते हैं। तो इस तरह के भी क्या हो गए, स्पेसीज डाइवर्सिटी प्रोड्यूस हो गई। कई तरह के रेप्टाइल्स हम देखते हैं, ऐसे रेप्टाइल्स है जो पॉइजनस होते हैं, इतने डेंजर पॉइजनस होते हैं कि चंद सेकंड में आदमी मर जाता है। तो कई ऐसे होते हैं कि जिनमें पॉइजन नहीं होता। तो कई ऐसे होते हैं जो एनिमल को, होल एनिमल को वो क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं। तो कई ऐसे होते हैं कि एनिमल को क्या करते हैं, डंक करने, पैटने, मारने के बाद उसको निगलते हैं। तो कई रेप्टाइल ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ सकते हैं, कई रेप्टाइल ऐसे उनके कलर अलग 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 होते हैं। इतने सारे स्पेसीज सिर्फ रेप्टाइल में मिलती है। क्यों? क्योंकि ये सब स्पेसीज डाइवर्सिटी है जिन्होंने अपने आप को सर्वाइव करने के लिए इस तरह से अपने आप में चेंजेस, वेराइटी प्रोड्यूस कर ली। अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग वेराइटी देखने को मिलती है। तो ये हो गए डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेसीज फाउंड इन द अर्थ। नाउ नेक्स्ट इज आवर पॉइंट इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हम ये भी बोल सकते हैं। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। अब ये पॉइंट कैसे, ये पॉइंट ऐसे है कि इकोसिस्टम अलग अलग होती है, अलग अलग एरिया में अलग अलग होते हैं। अगर हम एग्जांपल देखने जाए तो रेन फॉरेस्ट, ओशियन एरिया, डिजर्ट एरिया, आइसबर्ग एरिया, ये अलग अलग इकोसिस्टम्स है। लेकिन ये अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग स्पेसीज हमें देखने को मिलती है। तो वो कैसे, देखिए इकोसिस्टम का वर्ड अगर हम देखते हैं, इकोलॉजिकल वर्ड आया है तो वो हो गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से रिलेटेड डाइवर्सिटी, ये पॉइंट हम देखेंगे। इकोसिस्टम से रिलेटेड डाइवर्सिटी पॉइंट हम देख रहे हैं। अब अलग अलग इकोसिस्टम्स है और हर अलग अलग इकोसिस्टम में वही स्पेसीज हमको मिलेंगे, लेकिन उनमें कई वेराइटी होंगी। एग्जांपल हम लेते हैं बियर, भालू। हमारे रेन फॉरेस्ट में मिलने वाला भालू काले कलर का होता है, साइज में छोटा होता है। लेकिन वही अगर हम आइसबर्ग एरिया में अगर भालू को देखते तो वो वाइट कलर का होता है और वो हमारे एरिया के भालू से थोड़ा बड़ा, अच्छा खासा बड़ा होता है। वो जनरली फिश को खाता है, तो हमारे एरिया का जो भालू होता है वो हनी को खाता है। तो ये देखिए, ये हो गया अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग तरह के सेम स्पेसीज मिल रहे। तो ये हो गया हमारा पॉइंट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हमने 3 पॉइंट देखे, अल्फा, बीटा, गामा। तो तीनों क्या बता रहे हैं? तो हमने अगर पहला पॉइंट देखने जाते हैं, पहला नंबर का अल्फा, तो अल्फा क्या बता रहा है कि हमें वही सेम स्पेसीज अलग अलग इकोसिस्टम में डिफरेंट दिख रहे हैं। जैसे मैंने भालू का एग्जाम्पल दिया, काला भालू, व्हाइट भालू। काला भालू रेन फॉरेस्ट में रहता है, वो आइसबर्ग में नहीं रह सकता, उस सिस्टम के लिए, इकोसिस्टम के लिए वो बना नहीं है। व्हाइट भालू, व्हाइट बियर इकोसिस्टम में कौन से वाले, आइसबर्ग में रहता है, लेकिन वो रेन फॉरेस्ट में नहीं रह सकता क्योंकि वो उसके लिए नहीं बना है। तो ये क्या हो गया, सेम स्पेसीज बट डिफरेंट इकोसिस्टम फाउंड वेराइटी और डाइवर्सिटी। ये हो गया अल्फा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा बीटा। इसमें हम क्या बताएंगे कि इसमें कम्युनिटी, अब हम इसके क्या बता रहे हैं, सेम स्पेसीज, स्पेसीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, कम्युनिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कम्युनिटी, एक कम्युनिटी, जैसे अगर हम हिरन को लेते हैं, हमारे इधर का हिरन और आइसबर्ग का हिरन दोनों में फर्क है, लेकिन वो कम्युनिटी में रहते हैं, वो साथ में रहते हैं, वो अलग नहीं रहते, उनका ग्रुप होता है। तो ये अलग ग्रुप ऐसा और वो अलग ग्रुप ऐसा, लेकिन उनमें जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिस तरह से फूड के लिए वो एक साथ मिलकर सर्वाइव करते हैं, वही सेम वो भी करते हैं, सभी फीचर्स में सेम होते हैं। बट लेकिन उनका इकोसिस्टम में रहने की वजह से उनकी कम्युनिटी में एक डिफरेंस मिलता है कि वो इकोसिस्टम के हिसाब से वो सर्वाइव करना सीख गए और ये इस इकोसिस्टम में सर्वाइव करना सीख गए। तो ये होती है कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी डिफरेंस यहाँ पे हमको मिल जाता है। समझ में आ गया, कम्युनिटी डिफरेंस यहाँ पे मिल जाता है। बियर का एग्जांपल ऐसा है, सेम स्पेसीज है लेकिन वो अलग है, उनका खाना अलग है, उनका सब कुछ अलग है। लेकिन अगर हम हरिन को देखने जाते हैं, हरिन सेम है, खाना भी उनका वही, प्लांट ही खाते हैं, लेकिन वो उनकी कम्युनिटी इस तरह से बनी हुई है कि वो आइसबर्ग में रह सकते हैं और ये कम्युनिटी इस तरह से बनी हुई है कि वो यहाँ रह सकते हैं। तो इस तरह से वो स्पेसीज सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उन्होंने कम्युनिटी इकोलॉजी के हिसाब से डाइवर्ट कर लिए, तो वो हो गया इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है गामा।
इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी स्पेसीज कम्युनिटी फॉर्म हो रही है वो हैबिटेट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रही है और एक हैबिटेट इकोसिस्टम के हिसाब से रह रही है, लेकिन जब वो दूसरे इकोसिस्टम में चली जाती है तो उस हिसाब से रहते हैं। जैसे हम देखते हैं बर्ड, आपने देखा होगा मेहमान पक्षी हमारे इंडिया में आते हैं, हमारे इंडिया के अभयारण्य में वो रहते हैं, वहाँ का पानी वानी पीते हैं और जब वो सीजन वो ख़त्म हो जाए तो वहाँ से चल के वो अपने वापस एरिया में चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ की इकोसिस्टम पहले जो थी उस हिसाब से वो उस इकोसिस्टम में रह रहे थे, वो कम्युनिटी वहाँ पे रह रही थी। लेकिन जैसे उनके इकोसिस्टम में चेंजेस हो रहा, वो कम्युनिटी पूरी की पूरी कहाँ पे आ रही, अलग इकोसिस्टम में आ रही है और अलग इकोसिस्टम में आने के बाद वो अपने आप को उसके हिसाब से रहने की ढालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा लैंडस्केप ही चेंज कर लिए, पूरा का पूरा लैंडस्केप ही चेंज कर लिए और लेकिन वो हैबिटेट है जिसके हिसाब से उसी हिसाब के एनवायरनमेंट में जाके वो अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, गामा। तो इस तरह से है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जिस तरह से वहाँ के इकोसिस्टम होगा उस तरह से डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है, उस तरह से उनका स्पेसीज हमको देखने को मिलते हैं, उस तरह से कम्युनिटी वहाँ पे फॉर्म हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए ह्यूमन के बारे में, तो अफ्रीका के रहने वाले ह्यूमन देखिए, इंडिया के रहने वाले ह्यूमन देखिए, अमेरिका के रहने वाले ह्यूमन देखिए, स्पेसीज सेम है लेकिन इकोसिस्टम के हिसाब से वो अलग अलग एरिया में रहने के हिसाब से अपने आप को सर्वाइव कर चुके हैं, इसलिए हम उस एरिया में नहीं रह सकते या वो हमारे एरिया में नहीं रह सकते। तो ये हो गए हमारे 3 लेवल, क्या के किसके हो गए हमारे, ये हो गए बायोडाइवर्सिटी के 3 लेवल। पहला था जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेकंड था स्पेसीज डाइवर्सिटी और थर्ड था हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया या बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। कौन सा पॉइंट है हमारा, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कैसी होती है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले वही एग्जांपल दिए, लेकिन मैंने अलग अलग देश के अलग अलग कंट्री के दिए, अलग अलग जोन के दिए। अब इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इंडिया के बारे में देखने जाते हैं तो पहले हम देखेंगे कि इंडिया में कौन से इकोसिस्टम मिलती है। तो हमारे इंडिया में मिलता है रेन फॉरेस्ट, हमारे इंडिया में मिलता है रेन फॉरेस्ट, ये बात सही है, ठीक है। दूसरा मिलता है डेजर्ट एरिया, दूसरा मिलता है डिजर्ट एरिया, तीसरा मिलता है ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मिलता है हमारे इंडिया में, और उसके बाद मिलता है ओशिन, और उसके बाद मिलता है फ्रेश वाटर सोर्स, ये भी मिलता है, ठीक है। इंडिया में हमें इस तरह के एरिया मिलता है। हाँ, और एक मिलता है आइसबर्ग या आइस वाला प्लेस मिलता है। तो इतने सारे अलग अलग इकोसिस्टम्स हमें इंडिया में मिल रहे हैं। अब इतने सारे इकोसिस्टम मिल रहे हैं तो इस एरिया में रहने वाले जो स्पेसीज है वो भी अलग अलग ही मिल रहे हैं। ये देखिए, हम मंकी को ही कंसिडर करके चलते हैं कि हमारे एरिया में मिलने वाले मंकी और कई और रेन फॉरेस्ट एरिया में आइसबर्ग में मिलने वाले मंकी, इनमें डिफरेंस है। बंगाल में रहने वाला टाइगर, यहाँ पे रहने वाला टाइगर और किसी आइसबर्ग एरिया में रहने वाले टाइगर में भी डिफरेंट स्पेसीज सेम है, लेकिन डिफरेंस है। तो ये देखिए, डिजर्ट में रहने वाले एनिमल, रेन फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल, ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल, ओशिन में रहने वाले एनिमल, फ्रेश वाटर में रहने वाले और आइसबर्ग में रहने वाले एनिमल, ये सभी के सभी सेम जो हो सकते हैं स्पेसीज में, लेकिन उनमें कई तरह के वेराइटी हमें देखने को मिलती है। तो ये वेराइटी हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके से अलग अलग एरिया में मिलेगी, अलग अलग इकोसिस्टम में मिलेगी। इंडिया में इतने सारे इकोसिस्टम है तो वहाँ के स्पेसीज भी अलग अलग होंगे। अब सबसे बड़े एग्जाम्पल मैं देता हूँ प्लांट का। चलो, हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, इंडिया के बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो प्लांट एग्जाम्पल लेते हैं। अब प्लांट एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, तो देखिए हिमालय या फिर उस आइसबर्ग एरिया में जो प्लांट होते हैं वो प्लांट हमारे एरिया में नहीं रह सकते, नहीं हो सकते। जैसे हम लेते हैं अखरोट का प्लांट, एप्पल का प्लांट, ये 2 प्लांट आइसबर्ग एरिया में जनरली होते हैं, मतलब हिमालय में हम जनरली मिलते हैं, या फिर जम्मू कश्मीर में या फिर मनाली में, शिमला में, इस एरिया में हमको एप्पल के प्लांट मिलते हैं, अखरोट के प्लांट मिलते हैं। इसलिए हम जब घूमने जाते हैं जम्मू कश्मीर, शिमला, मनाली, तो वहाँ से अखरोट और एप्पल खरीद के लाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे उपज होते हैं, मतलब वहाँ का
प्रोडक्ट है तो वहाँ पे सस्ता मिलता है हमारे एरिया से। क्यों? क्योंकि वहाँ से यहाँ तक ट्रांसपोर्ट होने का जो खर्चा उसमें ऐड हो जाता है, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ओके, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं काजू। काजू जम्मू कश्मीर में होता है? नहीं। मनाली शिमला में होता है? नहीं। हमारे विदर्भ में होता है? भंडारा में होता है? नहीं। काजू कहाँ होता है? काजू होता है सी फेस, ओशियन एरिया में। कहाँ पे? सी फेस, ओशियन एरिया में। नारियल के पेड़ भी वहीं पे होते हैं, तो उसी में हमको इलायची, कलमी, लवंग, सुपारी मिलती है। कहाँ पे? ओशियन एरिया में। ये हमारे एरिया में नहीं होती। इलायची, लवंग, कलमी या सुपारी या फिर काजू, ये हमारे एरिया में नहीं हो सकते, ये वहीं मिलेंगे। हो गया डिफरेंस। तो ये अलग अलग बायोडाइवर्सिटी हो गई, आइसबर्ग की अलग और ओशियन की अलग। अब रेन फॉरेस्ट एरिया में देखिए कई तरह के ऐसे प्लांट रेन फॉरेस्ट एरिया में डेवलप होते हैं, लेकिन ये प्लांट जम्मू कश्मीर में, मनाली में, शिमला में मिलेंगे नहीं। वहाँ के प्लांट अलग है, हमारे यहाँ के प्लांट अलग अलग मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के उनके एरिया से बनते, यहाँ के इनके एरिया के बन से। जैसे अगर डिजर्ट देखने जाते हैं, डिजर्ट में वाटर लेवल कम होता है तो उसके हिसाब से वहाँ पे प्लांट डेवलप होते हैं। जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस हमारे एरिया में बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर या होता भी नहीं है, लेकिन डिजर्ट एरिया में कैक्टस बहुत ज़्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट में वाटर स्टोर करने के लिए अपने आप को लिप के रूप में नहीं तो ऑर्गन के रूप में डेवलप करता है, ऑर्गन के फॉर्म में वो अपने आप को डेवलप करता है और उसके अंदर वो वाटर को स्टोर करके रखता है। रेन फॉरेस्ट एरिया में कैक्टस की जरूरत क्या है? क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत है तो उसको ऑर्गन के फॉर्म वाला प्लांट की जरूरत नहीं, इसलिए डेजर्ट एरिया में कैक्टस मिलेंगे तो रेन फॉरेस्ट एरिया में लीफ वाले प्लांट मिलेंगे। तो ये हो गए बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। आपको समझ में आ गया? गुड। हम कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जिस तरह का अगर अर्थ पे सरफेस होगा उस हिसाब से किसी स्पेसीज की या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का वहाँ पे कम्युनिटी जो फॉर्म होंगी वो कम या ज़्यादा रहेंगी। अगर हम लैटीट्यूड अल्टीट्यूड के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कई जगह पे ऐसा होता है कि लैटीट्यूड चेंज हो रहा तो वहाँ पे स्पेसीज कम हो रही है, जहाँ लैटीट्यूड यहाँ पे चेंज हो रहा तो यहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा मिल रही। अगर हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करने जाए कि जो पोलर एरिया होता है या पोल एरिया होता है अर्थ का, वहाँ पे लाइफ बहुत कम रहती है, वहाँ पे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म बहुत कम डेवलप होते हैं। लेकिन लैटीट्यूड अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ अगर इसमें होता है तो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स लाइफ बहुत अच्छी मिलेंगी, कम्युनिटी ज़्यादा मिलेंगे, स्पेसीज ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर ये पोल एंड के पास जाते हैं तो वहाँ पे लाइफ हमारी चेंज मिलती है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि पैटर्न जो बायोडाइवर्सिटी का वो कहाँ पे हो सकता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी वेराइटी हमें कहाँ कहाँ किस तरह से मिल सकती है। अगर हम लैटीट्यूड और अल्टीट्यूड के हिसाब से देखते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ है तो वहाँ पे हमें स्पेसीज कम्युनिटी ज़्यादा मिलेंगी। अगर वही हम पोल एंड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें कम्युनिटी या स्पेसीज बहुत कम मिलेंगे, रेयर मिलेंगे, नहीं के बराबर मिलेंगे। तो एक पर्टिकुलर एरिया में हम देखते हैं कि वहाँ पे कम्युनिटी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, वेराइटी वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में देखते हैं कि वहाँ पे कम्युनिटी बहुत कम है, वहाँ पे वेराइटी बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न देखने जाए तो पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर इकोसिस्टम में हमें वो बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न दिखेगा, सभी तरफ नहीं। तो ये यहाँ का इससे मीनिंग हो गया, समझ में आ गया। तो अपना पॉइंट कौन सा था? पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग लैटीट्यूड में अलग अलग कम्युनिटी स्पेसीज हमें मिलती है वो बायोडाइवर्सिटी फॉर्म में, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। वो है स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पेसीज का उस एरिया के साथ ऐसा रिलेशन होता है कि उसी के हिसाब से उसी एरिया में हमको वही टाइप के स्पेसीज ज़्यादा मिलेंगे। मैंने पहले भी आपको कहा था कि एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे अगर फूड रिक्वायरमेंट मिल रही है तो उस टाइप के स्पेसीज वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होंगे। अगर जैसे रेन फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे ग्रीन एरिया सबसे ज़्यादा, ग्रीन प्लांट सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पे
हर्बीवोर सबसे ज़्यादा मिलेंगे। हर्बीवोर सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पे कार्निवोर भी सबसे ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन यही डिजर्ट एरिया में, आइसबर्ग एरिया में हम जाते हैं तो उस एरिया में हमको उस टाइप के स्पेसीज बहुत ही कम या रेयर मिलेंगे, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे रिक्वायरमेंट चीज़ें कम रहेंगी। तो यही यहाँ का पॉइंट है। अलेक्जेंडर हम्बर्ग नाम के जो जियोग्राफर थे, उन्होंने क्या कहा था कि स्पेसीज इंक्रीज होते हैं इंक्रीजिंग द एरिया। जिस एरिया इंक्रीज होते जाता है, बढ़ते जाता है, उस एरिया में स्पेसीज भी बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल बताया था, रेन फॉरेस्ट है, मतलब वहाँ पे ग्रीन प्लांट सबसे ज़्यादा है। अगर वो ग्रीन प्लांट एरिया बढ़ते जा रहा तो वहाँ पे हर्बीवोर्स भी बढ़ते जाएंगे। अब हर्बीवोर्स बढ़ते जाएंगे, वहाँ पे कार्निवोर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या हो गया, रिच न्यूट्रिएंट्स है, रिच रिक्वायरमेंट सोर्स है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसीज भी बढ़ते जाएंगे। तो इंक्रीजिंग एरिया स्पेसीज बढ़ते जाएंगे। तो मैंने क्या कहा था, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाय द यूज ऑफ लॉगरिथमिक स्केल। log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ये फार्मूला हमें जो स्ट्रेट स्केल दे रहा है लॉगरिथम में, वो हमें बता रहा है कि रिलेशन बिटवीन स्पेसीज एंड एरिया। अब इसमें जो s है वो s क्या डिनोट कर रहा है, तो s डिनोट कर रहा है इंक्रीज स्पेसीज। s मतलब स्पेसीज, तो चलो हम लिख लेते हैं यहाँ पे s मतलब स्पेसीज। S डिनोटेड स्पेसीज। उसके बाद Z डिनोटेड स्लोप ऑफ लाइन, A डिनोटेड एरिया एंड C डिनोटेड Y माइनस इंटरसेप्ट। तो इस फार्मूले के द्वारा हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब है एरिया बढ़ते जा रहा है, उसकी वजह से स्पेसीज भी बढ़ते जा रही है। अगर एरिया बढ़ते जा रहा है तो उसकी वजह से स्पेसीज भी बढ़ रही है। दिस स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस दिस ग्राफ विच डिनोटेड बाय द log s इज इक्वल टू log c प्लस z इज इक्वल टू log a। तो हम अब तक ये देख रहे हैं कि किस तरह से पैटर्न चेंज होता है और किस तरह से स्पेसीज का एरिया के साथ रिलेशन फॉर्म होता है। अगर एरिया के साथ स्पेसीज का रिलेशन फॉर्म होना क्या, क्योंकि रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना, इसलिए बोलते हैं कि जहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट्स है तो स्पेसीज वहाँ पे बढ़ते जाते हैं, कम्युनिटी फॉर्म होते जाते हैं और अलग अलग स्पेसीज वहाँ पे होते हैं। अगर एरिया अगर उसके मुताबिक नहीं है, वहाँ पे एरिया बड़ा नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो वहाँ पे स्पेसीज डेवलप नहीं होंगे। यही पॉइंट हम यहाँ पे समझा रहे। मैंने क्या बताया था, ग्रीन एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ पे हर्बीवोर्स आएंगे तो साथ में कार्निवोर्स आएंगे, तो मतलब एरिया के हिसाब से स्पेसीज बढ़ेंगे। वही अगर हम पोलर एंड में जाते हैं, आइसबर्ग एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पे उनके लिए रिक्वायरमेंट चीज़ें नहीं मिलती या फूड नहीं मिलता, तो उतने स्पेसीज वहाँ पे डेवलप नहीं होंगे। तो एरिया के हिसाब से उनका रिलेशन रहता है। तो स्पेसीज एरिया का रिलेशन मतलब ये हो गया कि स्पेसीज का उस एरिया के साथ ही रिलेशन रहता है, जैसा एरिया वैसे स्पेसीज वहाँ पे हमको दिखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट अपना हो गया। इसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी। उसके बाद देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसीज डाइवर्सिटी, इसमें नंबर 1 का पॉइंट आएगा इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, सेकंड है प्रोडक्टिविटी और तीसरा है इकोसिस्टम हेल्थ। यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट हैं, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इकोसिस्टम हेल्थ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेसीज डाइवर्सिटी के। तो हम 1 बाय 1 तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। इसका मतलब है अगर बायोडाइवर्सिटी में स्टेबिलिटी आ गई, उस इकोसिस्टम में, जिस इकोसिस्टम में ये बायोडाइवर्सिटी हो रही है, उस इकोसिस्टम में अगर बायोडाइवर्सिटी में स्टेबिलिटी आ गई तो उसकी वजह से इकोसिस्टम में भी स्टेबिलिटी आएंगी। इसमें कैसा होगा, हर चीज़ों में भी स्टेबिलिटी आएंगी, प्रोडक्टिविटी में भी स्टेबिलिटी आएंगी,
चेंजेस वेराइटी में भी स्टेबिलिटी आएंगी और इकोसिस्टम में भी स्टेबिलिटी आएंगी। अगर बायोडायवर्सिटी स्टेबिलिटी नहीं फॉर्म करती है, वो कंटिन्यूसली बायोडायवर्सिटी करती है, उसके साथ इकोसिस्टम में भी क्या होता है, चेंजेस प्रोड्यूस होता है और इकोसिस्टम एक लेवल से दूसरे लेवल में अपने आप को वेराइटी प्रोड्यूस करती है। तो बायोडायवर्सिटी की स्टेबिलिटी मतलब इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी, उसके साथ कई चीज़ों में स्टेबिलिटी। सेकंड पॉइंट है हमारा ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रोडक्टिविटी। जहाँ पे अगर बायोडायवर्सिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होंगे, इसका मतलब वहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होंगी। जैसे अगर एग्जांपल हम देंगे कि हमारे पास काऊ है, अब हमारे पास जो काऊ थी उसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम था, लेकिन जैसे ही बायोडायवर्सिटी हो रही है और नई वेराइटी ऑफ काऊ आ रही है जो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रही है, तो इसका क्या हो गया, बायोडायवर्सिटी के कारण प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो जितना ज़्यादा बायोडायवर्सिटी उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, जितना स्टेबल बायोडायवर्सिटी, जितनी स्टेबल बायोडायवर्सिटी उतना स्टेबल इकोसिस्टम, उतना स्टेबल प्रोडक्टिविटी। तीसरा पॉइंट है हमारा इकोसिस्टम हेल्थ। अगर इस तरह का बायोडायवर्सिटी होती है तो उसकी वजह से इकोसिस्टम का हेल्थ भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है। मतलब इकोसिस्टम का जो एनवायरनमेंट होता है वो भी क्या होता है, उन बायोडायवर्सिटी के साथ अपने आप को भी डाइवर कर लेता है, जिसकी वजह से उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से उसका वो मेंटेन रहता है। नेचुरल थिंग्स, उसके इंग्रेडिएंट, उसके कंपोनेंट, उसके न्यूट्रिएंट, उसका जो एरिया है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो सब मेंटेन रहते थे। हेल्थ मतलब उस इकोसिस्टम का एज इट इज रहना, उस इकोसिस्टम में उस तरह के चेंजेस प्रोड्यूस होने के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट होते रहना, जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम एक तरह से ग्रोथ कर रही है। तो इकोसिस्टम का हेल्थ वही होता है, अगर बायोडायवर्सिटी हो रही है तो इकोसिस्टम का हेल्थ भी बना रहेगा। सिंपल फंडा है। तो स्टेबिलिटी मतलब इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी मतलब इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी आ रही है, मतलब बायोडायवर्सिटी जितनी ज़्यादा रहेंगी उतनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा। बायोडायवर्सिटी स्टेबल मतलब इकोसिस्टम स्टेबल, और बायोडायवर्सिटी अगर अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है, तो इकोसिस्टम भी उसी हिसाब से मेंटेन रहेंगी, उसका हेल्थ मेंटेन रहेगा। तो यहाँ तक अपना ये पॉइंट खत्म हो गया, कौन सा, बायोडायवर्सिटी। उसके बाद हम देखेंगे लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी और कॉजेस ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट आएंगे कंटिन्यू के साथ। ओके, गुड डे।